गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और आज मैं शाम की क्लास के लिए तैयार हूं आपके लिए, जो NCERT सार बैच का हिस्सा है। ध्यान रखें, केवल अभी फिलहाल कुछ महीने के लिए मंगलवार की क्लास शाम को होती है, सुबह नहीं हो पाती है क्योंकि दूसरी क्लास चल रही होती है। ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगा जब प्रैक्टिस सेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आशा करता हूँ तब तक शायद कोर्स भी बहुत हद तक खिंच जाएगा। आज 1 घंटे की ही क्लास रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि 2 घंटे की क्लास शाम को नहीं ले पाते हैं, कुछ डाटा वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए 1 घंटे ही लेंगे क्लास, कल सुबह भी 1 घंटे ही लेंगे क्योंकि दूसरी जो क्लासेस चल रही है उसको PPT के थ्रू पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर कुछ मैटर हमें विशेष तौर पर देने होते हैं। आशा करता हूँ कि जो अगर समस्या कुछ रही होगी तो सबसे पहले आप यहाँ बताएंगे और देन फिर मैं क्लास की शुरुआत कर दूंगा, क्योंकि पहला मिनट जो होता है वह आपके समस्या के समाधान के लिए होता है। अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, जहाँ से हम लोगों ने ड्रॉप किया था वहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। ये है आपका चैप्टर, जिस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है वह आपको रोज में दिखाता हो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष है, लगभग 1400 से 1525 तक, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले तक के चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य की भी चर्चा की जा रही है। इनफैक्ट जितने भी क्षेत्रीय राज्य हैं इनकी चर्चा की जा रही है। वैसे तो इसे हमें और भी अधिक पढ़ने की आवश्यकता होगी, अगर सीधे एग्जाम में जाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इनपुट और देने होंगे। लेकिन हाँ, एक समझ तो विकसित हो ही जाएगी कि जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था उस समय कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए थे या किस क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हुई थी। इससे फायदा क्या होगा कि क्रम स्थापित करने में आपको मदद मिलेगी और ऐसा प्रश्न में पूछता भी रहता हो। कल भी आपके लिए फिर बारी आ जाएगी जब टेलीग्राम चैनल पर मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, तो आशा करता हूं कि सभी बच्चे उसका उत्तर दे पाएंगे। चैट देखूंगा फिर क्लास की शुरुआत करूंगा इसी मिनट के अंदर, क्योंकि बहुत अधिक रुकना संभव नहीं होगा। वेरी गुड इवनिंग, सभी बच्चों का स्वागत है। आज नहीं लेंगे तृषा, क्योंकि सही था कल का सोमरथ जी। चलिए, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे। और इसमें तृषा राय, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि बहुत सारी क्लासेस और तैयार करनी होती है तो शायद समय कम मिल पाता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं क्लास को थोड़ा लंबा लेना चाहूँगा ताकि क्लास समाप्त हो पाए जल्दी से जल्दी। बात हो रही थी यहाँ पर संघर्ष के काल की। संघर्ष का काल हो जाएगा और लगभग यह भाग 1 है और यह लगभग चलता है आपका 1400 से 1525 तक, क्योंकि 26 में जाकर के हम देखते हैं बाबर अपने नए राज्य की स्थापना कर देता है। बाहर से आकर के यहाँ जो सल्तनत काल था वह समाप्त हो जाता है। बात हो रही थी गुजरात का प्रांतीय राज्य की चर्चा हो रही थी और इस राज्य की चर्चा करते हुए एक शासक की चर्चा कर रहे थे हम लोग, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा, बेगड़ा का मतलब क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। 1459 से 1511 ईस्वी तक यह शासक रहता है। ये जो डेट होता है ना, यह शासक बनने का डेट होता है, ना कि इसके डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु के दिन को दिखाता है। मृत्यु का दिन तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि किसी भी राजवंशीय इतिहास में हम राजा को तभी हटते देखते हैं जब वह मृत हो जाता है, उससे पहले नहीं हटता है। अगर कोई रिवोल्ट वगैरह नहीं हो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर ये कार्यकाल जो दिखाया जा रहा है यह असल में इस शासक के जन्म का नहीं बल्कि शासन का कार्यकाल है। जब वह शासक बनता है उन दिनों से उसके कार्यकाल को प्रारंभ करते हुए देखते हैं। अब देखिए 1459 से 1511 तक यह शासक रहता है, तो इसको लेकर के अभी तो आप इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको लेकर के एक प्रश्न पूछा गया था कि जिस कालखंड में वास्को डी गामा भारत में आया था उस कालखंड में गुजरात का शासक कौन था। या ऑप्शन यह दिया गया था उस काल में गुजरात का शासक अहमद शाह था। ऐसा करके कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो अगर हम थोड़ा डेट याद रखते हैं, हल्का सा डेट याद रखें, जैसे पुर्तगाली जो पहला नाविक था अपने यहाँ आता है वास्को डी गामा, और वह आता है 1498 में आता है। 1498 में आता है, 1498 में आता है, और इसका कार्यकाल है 1459 से 1511 है। इसका मतलब है कि जब महमूद बेगड़ा शासन कर रहा था गुजरात पर, उसी काल में वास्को डी गामा भी भारत आया था और गुजरात के तट पर पहुंचा भी था। यह क्या था? एक यह शक्तिशाली शासक था, इसको इसके साथ दे सकते हैं। एक डालेंगे, यह क्या था? शक्तिशाली शासक था। शासक था
और इसने क्या किया था, इसने चंपानेर, बहुत फेमस जगह था, चंपानेर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। चंपानेर का किला गुजरात में बहुत ही महत्वपूर्ण था। चंपानेर का किला इसने जीत लिया। इसने चंपानेर तथा गिरनार के किले को जीता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, इसीलिए इसको बेगड़ा कहा जाता था। जीता था इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, इसको बेगड़ा कहा जाता था, बेगड़ा कहा जाता था। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बात को लेकर के कि बेगड़ा इसको क्यों कहा जाता है, इसका नाम तो वैसे महमूद था, अलग था, इसको बेगड़ा क्यों कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं यह बेघड़ था। बेघड़ का मतलब है कि इसका चरित्र थोड़ा सा अजीब सा था। इसकी मूछें इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी मूछों को रखता था कि मूछों की पगड़ी बना करके सर पर उसको बांधना पड़ता था। बड़ी मूछों के कारण भी, चूंकि इसकी जो मूछ है भैंस के सींग या गाय के सींग के जैसा था, इसलिए भी उसको बेगड़ा कहा जाता था, उससे तुलना किया जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसने किले की वो जीता था इसलिए इसको बेगड़ा कहा जाता था। तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग बातें कही जाती है, किसी के पास स्पष्ट साक्ष्य होते नहीं। दूसरा, इसके व्यक्तित्व में एक खास बात थी कि यह बहुत अधिक खाने वाला था, यानी बहुत अधिक फूडी था। फूडी का मतलब है कि हमेशा इसको भूख लगी ही रहती थी और दिन भर ये खाता ही रहता था। 100-200 केले तो यूं ही खा जाता था, यानी एक बार में 7 से 8 किलो का खाना खा जाता था और फिर भी इसको भूख लगी रहती थी। जब रात में यह सोने जाता था तो इसके सिराहने खाना खाने का थाल भर करके रख दिया जाता था, ताकि रात में अगर इसको भूख लगे तो उठ करके ये खा सके। क्या आप लोगों को रात में भूख लगती है कि नहीं? जो देर रात बच्चे पढ़ते हैं और खाना अगर उसने 9 बजे खा लिया है तो उसको बड़ी तेज भूख लगती है। कई बार हम लोगों ने भी ये फेस किया था स्टूडेंट लाइफ में कि 12 बजते बजते फिर से भूख लग जाती है और लगता है कुछ खाना मिल जाए। तो जो शहर में रहते हैं लोग मैगी वगैरह खा के काम चला लेते हैं, गांव में तो सब लोग जल्दी सो जाता है, तो वहाँ पर शायद मिलना कुछ संभव नहीं होता है। तो बेगड़ा भी थोड़ा फूडी हुआ करता था और बहुत खाने में यह विश्वास रखता था। तो कई कारणों से इसको क्या कहते हैं, कई कारणों से इसको हम कहते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसने क्या, एक तरह से इसने सौराष्ट्र क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इसने सौराष्ट्र क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया तथा मुस्तफाबाद नामक नया नगर बसाया, जो इसकी दूसरी राजधानी भी बनी। नामक नया नगर बसाया जो इसकी दूसरी राजधानी भी थी, ठीक है। हमने क्या देखा, महमूद बेगड़ा है, शक्तिशाली शासक था। इसने चंपानेर तथा गिरनार के किले को जीता, इसलिए इसको बेगड़ा कहा जाता है। इसने सौराष्ट्र क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया तथा मुस्तफाबाद नामक नया नगर बसाया, जो इसकी दूसरी राजधानी भी हुआ करती थी। दूसरी यहां पर राजधानी भी हुआ करती थी। जैसे हम देखें अगर मैप के ऊपर, तो गुजरात का क्षेत्र आप देखेंगे तो गुजरात का क्षेत्र आपको 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देगा। एक तो ऊपर का भाग है, इस भाग को हम कच्छ कहते हैं, ये वाला जो भाग है इसको हम कच्छ कहते हैं, और इसको हम सौराष्ट्र कहते हैं। इसको हम कहेंगे सौराष्ट्र या यहां पर कहेंगे काठियावाड़, इसको हम कहेंगे काठियावाड़, आगे आपको दिखाई देगा। और ये है आपका कच्छ का इलाका, जहां पर कि आपको थोड़ी सी आबादी कम दिखाई देगी। यहां पर आपको बहुत कम आबादी दिखाई देगी। कच्छ हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका काठियावाड़ का इलाका होगा। और अगर हम देख रहे हैं यहां पर गिरनार है, जिसको हम सौराष्ट्र भी कहते हैं, सौराष्ट्र का इलाका भी कहते हैं। अहमदाबाद थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। अगर और भी मैप देखें, यहां देखिए, इसको कच्छ कहा, इसको हमने सौराष्ट्र कह दिया, जो नीचे का इलाका है। अधिकांश आबादी आपको इस एरिया में दिखाई देगा। यहां थोड़ा सा दलदली भूमि है, इसलिए यहां पर दिक्कत है। अहमदाबाद सब यहां हो जाएगा। गिरनार जिस किले की चर्चा हो रही थी उसने यहां किया, और यह कहा गया इसने संपूर्ण सौराष्ट्र क्षेत्र पर भी
अधिकार कर लिया, जो बड़ी बात थी, क्योंकि सामुद्रिक व्यापार के लिए यह बहुत बड़ी बात हो गई। यह संपूर्ण सौराष्ट्र क्षेत्र पर अपनी विजय को स्थापित करेगा। यही लिखा जा रहा है कि इसने नया नगर बसाया, जो इसकी एक दूसरी राजधानी भी बन जाती है। इसको क्या बन जाता है? दूसरी राजधानी भी बन जाता है इसके शासनकाल में। और इसने सौराष्ट्र क्षेत्र पर इसने अपना पूरा नियंत्रण स्थापित किया। और क्या किया इसने? किया कि जो चंपानेर का क्षेत्र था वहां मुहम्मदाबाद नामक नए नगर को बसाया। चंपानेर के पास जैसे वहां मुस्तफाबाद था ना, यहां हमने कौन सा देखा? यहां देखा मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया। और यहां हम देखेंगे चंपानेर के पास मुहम्मदाबाद नामक नया नगर बसाया। ध्यान रखिएगा, जितना इंफॉर्मेशन है वह सभी एडवांस लेवल पर भी हमें लेने ही पड़ते हैं। और इतना भी अगर यहां आप याद रखने में सक्षम होते हैं तो एडवांस लेवल पर आपको बहुत कम मेहनत लगेगी। मुश्किल से 20 या 30% मेहनत करेंगे तो आप एडवांस लेवल पर क्लियर कर लेंगे सारा टॉपिक। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। तो महमूद बेगरा एक शक्तिशाली शासक था और इसने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के एक तरह से क्या किया? इसने नगर भी बसाए। इसे क्या किया? इसे पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा। इस क्रम में इसने क्या किया? संघर्ष करना पड़ा। इसी क्रम में इसने मिस्र के शासक से मित्रता भी हासिल की थी। मिस्र के शासक से मित्रता स्थापित की थी। दोनों मुस्लिम शासक था, इसलिए यहां पर स्थापित हो जाती है। क्योंकि गुजरात के द्वारा हम क्या देखते हैं, जैसे हमने क्या देखा कि इसे पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा। इसी क्रम में इसने मिस्र के शासक से मित्रता स्थापित की। अगर मिस्र को देखें कहां पर है, जिसको कैरो कहते हैं वर्तमान में, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में जहां की हम बात कर रहे हैं, महमूद बेगड़ा की बात कर रहे हैं, तो महमूद बेगड़ा कहां शासन कर रहा है? यहां शासन कर रहा है। और मिस्र कहां पर है? तो मिस्र देखते हैं यहां पर है। अब अगर हम मिस्र के शासक से मित्रता हासिल कर रहे हैं तो मिस्र का शासक हमें किस प्रकार की हेल्प कर सकता है? तो मिस्र का शासक इस लाल सागर से निकलेगा और अपने समुद्री बेड़े को लेकर के यहां पर अगर खड़ा हो जाएगा तो पुर्तगालियों से मुकाबला करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरा एक सहायता और इसको मिल जाएगी, जब ये फारस देखते हैं, जिसको ईरान कहते हैं, यह भी अपनी सेना लेकर के आ जाएगा। यानी एक त्रिपक्षीय नौसेना, क्योंकि इसके पास नौसेना है, ये समुद्र तट के क्षेत्र के द्वीप है, देश है, तो इनके पास नौसेना है। पुर्तगालियों से मुकाबला अकेले करना संभव नहीं था, इसलिए आप मिस्र को देखेंगे, इसको हम ईरान कहते हैं, ईरान या फारस कहेंगे। और यहां हम देखते हैं यह हो जाएगा गुजरात। तीनों की सेना सम्मिलित रूप से यहां पर मुकाबला करती है, इससे हिंद महासागर में पुर्तगालियों से। आप याद कर पाएंगे मिस्र कहाँ है? जरा जो आपने एटलस खरीद के रखा है उसमें देखिएगा मिस्र कहाँ है। मिस्र की राजधानी कैरो में। जब मिस्र को देखेंगे, यानी जो आधुनिक मिस्र है उसको देखेंगे, तो आपको एक चीज और नजर आएगा। वहीं पर आप देखेंगे सुएज नहर बना हुआ है। वहीं पर आप देखेंगे, अगर दूर से थोड़ा सा मैप को देखेंगे तो पता चलेगा ये तो मिस्र की खुशफहमी थी, नील नदी के सहारे जो बनाया था, ये खुशकिस्मती रही कि यहाँ बन गया। जबकि दूसरा एक मार्ग इजराइल होकर के भी निकल रहा था उसी सागर में। तो कई बातें वहां क्लियर होती है, इसलिए हम लोग मैप को देखते हैं, मैप को प्लॉट करते हैं। यहाँ मैंने बड़े मैप पर दिखाया, और जब आप खुद से देखेंगे तो आपको अधिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि शब्द तभी समझ में आ जाएगा जब उसका हम फिगर बना पाएंगे। इसे पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा। इसी क्रम में इसने मिस्र के शासक से मित्रता हासिल की। इसने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया, या बढ़ावा देने का प्रयास किया, यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास किया। या यह भी कह सकते हैं कि इसने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया या व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया, यह भी हम कह सकते हैं। मोहम्मदाबाद यूपी वाला कैसे होगा? जब गुजरात की हम बात कर रहे हैं, तो फिर मोहम्मदाबाद यूपी वाला कैसे होगा? गुजरात और यूपी में अंतर नहीं है क्या? यूपी आजमगढ़ के पास गुजरात है,
कि गुजरात राज्य अलग है, यूपी राज्य अलग है, ये बातें तो कम से कम स्पष्ट होती होंगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जिस गुजरात की चर्चा हो रही है यह आप मानते होंगे कि यह यूपी राज्य नहीं है, यूपी राज्य से बाहर की बात हो रही है, एक अलग स्टेट है, जैसा कि मैंने मैप में दिखाया। नहीं समझ में आया तो आप मैप के माध्यम से समझाएं, क्योंकि वह समझाने की ताकत फिर शायद नहीं होगी अपने पास। इसने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया, और बढ़ावा देने के प्रयास के तहत इसने क्या किया, यह एक तरह से यूरोप में मिस्र की सभ्यता होगी। प्रणाम करता हूं आप लोगों को, कम से कम ऐसा चैट मत कीजिए, पूरा का पूरा क्लास ही स्पॉइल हो जाता है। मिस्र अफ्रीका में होगा कि यूरोप में होगा, तो कृपा करके प्रणाम करते हैं कि मैप जरूर देखा कीजिए, नहीं तो कौन समझाएगा। मैं तो फिर भी डांट डपट करके आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर देता हूं। मैप जरूर देखा करो, नहीं देखोगे तो मेरी एक भी बातें समझ में नहीं आएगी, बेकार में पैसा चला जाएगा पानी में। कुछ प्रयास तो खुद भी करना पड़ेगा ना। इसने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया। यह विद्वानों का आदर करने वाला था, यह विद्वानों का आदर करने वाला था। यह किसका आदर करता है? विद्वानों का। अब अगर हम मिस्र की चर्चा करते हैं, जब हम उपमहाद्वीप ही या जो जितने उपमहाद्वीप है उसको ही पहचान नहीं कर पाएंगे मैप पर, तो फिर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं? इससे अच्छा है कि बढ़िया होगा कि नहीं पढ़ें। ये हम देखते हैं एशिया कॉन्टिनेंट है, यहां देखते हैं ऑस्ट्रेलिया है, एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना होगा, ये आप भी देखेंगे ये पूरा का पूरा एशिया है। ये आपका यूरोप आ जाता है, यूरोप यहां तक आ जाएगा। ये आपका पूरा अफ्रीका आ जाता है, ये दक्षिण अमेरिका आ जाता है, ये उत्तर अमेरिका आ जाता है। ये बातें अगर हमने क्लास में नहीं पढ़ी है तो भाई आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, तब तैयार होकर के फिर से क्लास में आपको आना पड़ेगा। तो यह विद्वानों का आदर करने वाला था। इसका एक शासक था, एक उदयराज इसका नाम था। उदयराज एक इसके विद्वान का नाम था, उदयराज। उदयराज कौन सा है? ये उदयराज है, इसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि था, हिंदू था। उदयराज इसका दरबारी कवि था। उदयराज व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा। उदयराज क्या है? व्यक्ति का नाम है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसका एक दरबारी था। एक तरह से इसके बारे में कुछ विदेशी यात्री भी विवरण देता है। बारबोसा नामक विदेशी यात्री इसके बारे में विवरण देता है। बारबोसा नामक विदेशी यात्री इसके बारे में विवरण देता कि यह क्या था कि इसे बचपन से ही जहर देकर पाला गया। बचपन से ही जहर देकर पाला गया था। थोड़ा थोड़ा जहर इसको खिलाया जाता था। इसके शरीर पर अगर कोई मक्खी भी बैठती थी मर जाता था। पहले ऐसा होता था कि प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए हम लोग हल्का हल्का, मतलब हम लोग नहीं कहते हैं, किसी किसी के लिए किया जाता है, हल्का हल्का पॉइजन दिया जाता है ताकि उसके ब्लड में पॉइजन के प्रति रेसिस्टेंस विकसित हो पाए। हम लोग भी पॉइजन लेते रहते हैं, पॉइजन दूसरे रूप में लेते हैं। सिगरेट का धुआं लेते हैं तो वह भी पॉइजन है। अगर केमिकल वाला फूड खा रहे हैं तो वह भी पॉइजन ही खा रहे हैं। यही कारण है कि आप कोरोना में देखेंगे कि यूरोप के लोग बड़ी तेजी से मरे, भारत में किसी का बाल बाका नहीं हुआ, किसी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया, और बहुत कम लोगों का देहांत हुआ। सिर्फ उन्हीं लोगों का देहांत हुआ जो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, क्योंकि पता नहीं वहाँ केयरिंग हुआ या नहीं हुआ, या डर के मारे लोगों का देहांत हो गया। जो घर में रहे लगभग वो सुरक्षित रहे, चाहे बूढ़े हो चाहे बुजुर्ग हो। क्यों? क्योंकि प्रदूषण के प्रति ऐसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी ऑलरेडी विकसित हो चुका था कि हम लोगों ने जल्दी उसको रिकवर कर लिया। तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कभी कभी जहर भी दिया जाए। जैसे आप वैक्सीनेशन का नाम आपने सुना होगा, वैक्सीन हमने लगाया था। वैक्सीन भी क्या है? एक प्रकार से रोग ही होता है। अगर वैक्सीन की कार्य प्रणाली को देखेंगे तो वह भी एक प्रकार से मृत कोशिका से बनाया जाता है, और जो बीमारी होने वाला है उसी की मृत कोशिका को हम शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं बहुत कम मात्रा में, ताकि शरीर एक डेवलप कर सके उसके खिलाफ सिम्टम, और शरीर पहले से तैयार होगा। अगर उस रोग का आक्रमण कभी हुआ तो फिर हम वैक्सीनेशन के माध्यम से, या वैक्सीनेशन के माध्यम से पहले इम्यून्ड हैं तो शरीर हमारा
रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका होगा। तो यही इसके साथ भी था कि थोड़ा बहुत जहर देकर इसको पाला जाता था, और जहर इसके शरीर में इतना अधिक हो गया था कि अगर इसके शरीर पर कोई मक्खी भी बैठ जाए वो मर जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण देते हैं इसके संदर्भ में। इसका कद काठी भी तो हम देखते हैं। कद काठी भी हम क्या देखते हैं कि थोड़ा बड़ा था, क्योंकि बहुत अधिक फूडी था। फूडी होने से कद काठी बड़ा हो ही जाता है। यह था आपका गुजरात की चर्चा। अब हम देखते हैं एक राज्य है आपका मालवा। मालवा हम क्या देखते हैं, यह भी स्वतंत्र हो जाता है दिल्ली सल्तनत के परवर्ती काल में, या दिल्ली सल्तनत यानी केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाते हुए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य स्थित यह राज्य कहां था? यह राज्य नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित। यह राज्य नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य स्थित था। मध्य पठारों पर स्थित एक मजबूत राज्य था, जिसने दिल्ली सल्तनत से क्या कर लिया? दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता हासिल कर ली। सल्तनत से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। किसने किया था? इसने अपने आप को स्वतंत्र बना लिया। जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर होता है, वहां कमजोर शासक बनते हैं, वह क्या होता है? वह धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। जो प्रारंभिक शासक है वहां पर आपको देखेंगे, इसके जो प्रारंभिक शासक है वह हो जाते हैं आपके हुसंग शाह। प्रारंभिक शासक जो होंगे उसका नाम था हुसंग शाह, बहुत फेमस रहा है हुसंग शाह। राजधानी कहां थी? राजधानी थी आपकी मांडू। ध्यान रखिएगा, मांडू है राजधानी। कहां है? मांडू। कई प्रकार के नाम एक जैसे होंगे, जैसे मांडा है, मांडी है, मांडू है, एक ही जैसे शब्द है तीनों। अगर यहां मैं लिख दूं इसको कि मांडू कहां है? मांडू है एमपी में। मांडा कहां है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। मांडी कहां है? मांडी है आपका यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। अब देखिए एक ही शब्द है, खाली मात्रा का अंतर है और जगह का, और तीनों फेमस रहा है इतिहास में। तीनों जगह, जैसे मांडू को हम देखते हैं मध्य प्रदेश यानी मालवा के क्षेत्र में, जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का क्षेत्र है, वहां फेमस रहा है। आप देखें मांडा जम्मू कश्मीर में आता है, पर प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल है, और मांडी यूपी में है, यह भी प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल है। इस तरह से लिंक करके हमें चलना होता है। जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लिंकेज यहां पर देंगे। यहां क्या था? यह हुसंग शाह था। धार्मिक रूप से उदार था, धार्मिक रूप से उदार शासक था। उदार शासक इसको मानते हैं। इसने धार्मिक उदारता का प्रदर्शन किया, सांस्कृतिक विरासत का भी प्रदर्शन किया। ललितपुर के मंदिर का निर्माण करवाया। ललितपुर में मंदिर का एक निर्माण करवाता है, जबकि इस्लामिक शासक मंदिर तोड़ते हैं, ना कि वह पुनर्निर्माण करवाते हैं। फिर हमने क्या देखा? एक तरह से इसने क्या किया? जैन धर्म को संरक्षण दिया। और एक हिंदू था आपका नरदेव सोनी क्या था? इसका प्रमुख वित्तीय सलाहकार था। ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट्स कहीं नहीं मिलता है। अगर आप एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो ये फैक्ट्स वहां पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा और प्रश्न वहीं से पूछ लिया जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी का बैच एक पूरक बैच के रूप में चल रहा है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है क्लास में, वह क्वेश्चन मैं एडवांस लेवल पर दूंगा ना, तो पता चला कि वहां पर 10% बच्चे ही बना पाएंगे, जो सिस्टमेटिक नहीं, जिन्होंने पढ़ा है। एक सिविल सेवा करके चैनल अपना है, पता होगा, टेलीग्राम चैनल, एक सिविल सेवा, रोजगार विथ अंकिल सिविल सेवा करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें 37-38 हजार बच्चे जुड़े हुए। जब मैंने यही प्रश्न उस ग्रुप में पूछा तो केवल 6% बच्चों ने सही उत्तर दिया। आप लोगों ने तो फिर भी 46%
आप में से बच्चों ने उत्तर दिया, और वहां पर जो बच्चे हैं जिन्होंने अव्यवस्थित तैयारी करी है उन्होंने केवल 6% उत्तर दिया, ओनली 6% सही आंसर कर पाए, जो क्वेश्चन आपने 46% के आसपास दिया। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी स्थिति मच बेटर है। लेकिन भाई एक ध्यान रखना, जिसको कहते हैं भाई और बहनों, बस एक ध्यान रखना कि इस बैच का पूरा फायदा उठाना, इस मटेरियल को, जो मैं मटेरियल दे रहा हूं उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, ताकि बातें याद रह सके। थोड़ा मैप वगैरह भी देखते रहना। नरदेव सोनी क्या है? नरदेव सोनी इसके मंत्री थे। मंत्री का मतलब है प्रमुख वित्तीय सलाहकार हुआ करता था नरदेव सोनी। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि एक तरह से इसके बाद जो होता है दूसरा शासक बनेगा, वह बनेगा महमूद खिलजी। अब देखिए, अब ये खिलजी अलग है। 3 प्रकार के खिलजी को हम देखते हैं। एक बख्तियार खिलजी को हमने देखा, बहुत पहले आया था, वह एक स्वतंत्र आक्रमणकारी था। फिर हमने अलाउद्दीन खिलजी को देखा, जो कि तुर्की लोग थे और जुड़ा हुआ था दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से। एक देखते हैं महमूद खिलजी होता है, जो जिसने मालवा राजवंश में प्रमुख भूमिका निभाई, और इनफैक्ट माना जाता है कि महमूद खिलजी बहुत शक्तिशाली शासक था और उसने गुजरात तक के राज्य को अपने आक्रमण से, गुजरात ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी आप देखेंगे राणा सांगा है, राणा कुंभा है, उनको भी थोड़ा परेशान करने की कोशिश की। तो यह एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। जैसे एक सहिष्णुता अभी हमने हुसंग शाह के समय देखी थी, वैसी सहिष्णुता यहाँ पर नहीं देखते। तो एक क्रम स्थापित करके चलेंगे। महमूद खिलजी एक शक्तिशाली शासक था, जिसको हम देखते हैं 1436 से 69 तक होगा, 1436 से 1469 79 तक, सॉरी 69 तक यह शासक रहता है। यह क्या था? एक धार्मिक तौर पर बहुत उपयुक्त शासक नहीं माना जाएगा। शक्तिशाली था, लेकिन हमने क्या देखा? यह क्या था? यह शक्तिशाली था, शक्तिशाली था, लेकिन धार्मिक रूप से अनुदार, धार्मिक रूप से अनुदार था। माना जाता है कि इसका संघर्ष लगातार होता रहा। इसका संघर्ष लगातार होता रहा। किससे? लगातार। राजस्थान में चित्तौर के शासक से होता रहा। और इसी क्रम में हम क्या देखेंगे? चित्तौर में मेवाड़ वंश का शासन चल रहा है। चित्तौर में देखेंगे कि कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। आपने अगर मैप में नहीं देखा है, मतलब फोटो नहीं देखा है, तो नेट पर डाल करके देखिएगा। चित्तौर में एक कीर्ति स्तंभ बना है, बड़ी ऊंचा सा पिलर जैसा बना है। जैसे आप कुतुब मीनार देखते हैं, तो वह तो इस्लामिक स्थापत्य में बना हुआ है। उसी टाइप से एक बहुत ऊंचा सा पिलर चित्तौर में बनाया गया है, उसको हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं। पत्थर से बना हुआ है, अभी भी सुरक्षित है। और फिर मांडू में देखेंगे, जो मालवा की राजधानी, तो वहां पर भी एक स्तंभ बना हुआ है। इसी प्रकार माना जाता है कि महमूद खिलजी ने राणा सांगा पर आक्रमण किया, तो राणा सांगा ने उसको पराजित किया। हालांकि महमूद खिलजी कहता है कि मैंने पराजित किया। राणा सांगा यानी राजपूतों का इतिहास कहता है कि महमूद खिलजी को पराजित होना पड़ा, और दोनों ने इस विजय की स्मृति में अपने अपने राज्य में कीर्ति स्तंभ बनाए थे, जिसको हम विजय स्तंभ कह सकते हैं। अब कौन पराजित हुआ, इस बारे में इतिहास का साइलेंट है, बहुत कुछ कहता नहीं है, क्योंकि राजपूतों के इतिहास को पढ़ेंगे तो वह राणा सांगा को बढ़ा चढ़ा के बताता है, या राणा कुंभा को देखेंगे वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपनी बातें रखता है। सही भी हो सकता है, लेकिन जब तक स्वतंत्र लेखन नहीं होगा तब तक इसका आकलन कैसे करेंगे कि कौन सही है कौन सही नहीं है। तो हमने क्या देखा? इसका शासन लगातार, इसका चित्तौर वगैरह से चर्चा में यह रहता रहा। एक तरह से लगातार यह चित्तौर से संघर्ष होता रहा। यह लिख सकते हैं, इस काल में चित्तौर का शासक कौन था? इस काल में चित्तौर का शासक कौन था? चित्तौर कहां है? राजस्थान में। शासक राणा कुंभा था। राणा कुंभा हुआ करता था। कुंभा नहीं, कुंभा था। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े शासक हैं, खास करके राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़े शासक हो जाएंगे। अब उन्हीं की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और जिस शासक की चर्चा हो रही है वह है मेवाड़ राज्य। इसी में आगे देखेंगे, अभी तो राणा कुंभा और राणा सांगा की चर्चा करेंगे।
लेकिन इसी वंश में आप देखेंगे कि आगे महाराणा प्रताप भी हो जाते हैं, मेवाड़ के ही थे वो भी, महाराणा प्रताप भी मेवाड़ के ही थे। बाद में अकबर से उनका संघर्ष होता है और हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई होती है। क्या स्कूल के किताबों में हल्दी घाटी की लड़ाई पढ़ी है आपने? जब मुझे इतिहास नहीं आता था और 5वीं 6ठी की क्लास में जब मैंने हल्दी घाटी की लड़ाई पढ़ी थी, मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा था। उसमें मुझे ये नहीं पता होता था कि लड़ाई का क्या परिणाम है, क्योंकि लड़ाई को विजुलाइज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय टेलीविज़न वगैरह का युग नहीं था। अभी तो आप टेलीविज़न वगैरह देख करके भी लड़ाई को विजुलाइज कर लेते हैं, विजुअल इफेक्ट आपके मन में उत्पन्न हो जाता है। पहले तो लड़ाई वगैरह देखते नहीं थे, बालक बुद्धि क्या समझे। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ मैंने देखा था इतिहास पढ़ने के दौरान, वह देखा था घोड़ा। ऐसे सामान्य जीवन में घोड़े को देखते हैं, उस समय आवागमन के साधनों के रूप में घोड़ा भी महत्वपूर्ण हुआ करता था। आई थिंक ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी घोड़ा ही महत्वपूर्ण है, घोड़े से लोग खेत वगैरह में जाते रहते हैं। तो मुझे वो घोड़ा बड़ा अच्छा लगा, जो चेतक की बात होती थी उसमें कि जब तक राणा की पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये लाइन मुझे बड़ा इंस्पायर करता रहा जीवन में। यानी घोड़ा इतना आज्ञाकारी था कि राणा प्रताप कहते थे कि मतलब वो इशारा नहीं करते थे कि किधर घूमना है, क्योंकि लगाम से वो कंट्रोल होता है घोड़ा, लेकिन वो इतना आज्ञाकारी था कि अगर राणा की पुतली भी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती थी तो घोड़ा चेतक अपने आप मुड़ जाता था। ये बड़ा इंस्पायरिंग लाइन मुझे लगता था जब मैं राणा प्रताप को पढ़ता था। और भी जो उनके संघर्ष है, रोटी खाकर के संघर्ष करने की जो कहानी उनके साथ है, वह सब भी जीवन में बहुत इंस्पायर्ड होता है कि ये एक राजा है, राजा अपदस्थ हो गया लेकिन उसने हार नहीं माना। तो जीवन में हमें क्या करना है? हार नहीं मानना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हार हम नहीं मानेंगे। तो इसी मेवाड़ राज्य की चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत यहां होती है। जिसकी शुरुआत कहां होती है? यहां होती है। ठीक है, तो यहां हम क्या देखते हैं कि मेवाड़ राज्य हम देखते हैं कि यहां पर जब रणथंभौर का पतन होता है, या कहां होता है? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब रणथंभौर राज्य का पतन हुआ, रणथंभौर राज्य का पतन हुआ, तो क्या होता है? पतन हुआ तो उसके अवशेष पर अनेक नए राजपूत राज्यों का विकास हुआ। उसके अवशेष पर नए राजपूत राज्यों का विकास होता है। नए राजपूत राज्यों का विकास हुआ, जिनमें प्रमुख कौन था? विकास हुआ जिनमें प्रमुख था मेवाड़ राज्य। मेवाड़ राज्य बहुत ही फेमस राज्य है। अभी भी मेवाड़ राज्य पर मैंने आज ही एक पोस्ट देखा, किसी फेसबुक वगैरह पर दिखा हुआ था कि माना जाता है कि चित्तौड़ में जो आप देखते हैं कि रानी पद्मावती के द्वारा अपने 300 सहयोगियों के साथ, यानी 300 स्त्रियों के साथ जौहर किया गया था, जौहर व्रत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में। किसी का पोस्ट देख रहा था, मुझे वो सब डेट याद नहीं रहता है और डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आज के दिन ही वह जौहर व्रत किया गया था, यानी आज पर्टिकुलर आज की ही मैं बात कर रहा हूँ कि राणा रतन सिंह की वाइफ थी पद्मावती, बहुत ही फेमस रहा है। इस पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसे एक काव्य की भी रचना की है। तो उसने जौहर कर लिया था। जौहर मतलब है कि जब पति युद्ध में भूमि में मारा जाता है तो स्त्रियां खुद ही अपने आप को चिता में झोंक देती थी। राजपूत स्त्रियों में ये बहुत फेमस एक प्रथा, आप कहें तो कुप्रथा भी रही है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब रणथंभौर राज्य का पतन हुआ, उसके अवशेष पर नए राजपूत राज्यों का विकास हुआ, जिनमें प्रमुख था मेवाड़ राज्य। जिसमें प्रमुख क्या था? मेवाड़ राज्य था। राजधानी क्या है? यहां पर आपका राजधानी जो इसकी होगी वह होगा, उस समय आप देखेंगे जोधपुर था। राजधानी इसकी कहां होती है? प्रारंभ में जोधपुर था। और कब स्थापित हुआ? समय कब है? यह होगा 1465 ईस्वी के आसपास इस राज्य का विकास होता है। फिर हम देखेंगे कि लगातार थ्रू आउट चलता रहा। अभी भी मेवाड़ राज्य है। अब शासक उतने नहीं है, क्योंकि शासन के सारे अधिकार छीन लिए गए। लेकिन इसके बाद मेवाड़ राज्य का पतन नहीं हुआ, कमजोर हुआ नहीं हुआ। अकबर के शासनकाल में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे कि जाकर के फिर अमर सिंह की समझौता हो जाता है। फिर मेवाड़ राज्य चलता रहा। मेवाड़ की वंशावली अभी भी चल रही होती है। तो इस समय हम क्या देखते हैं? राजधानी इसकी है आपकी जोधपुर को बेस बना करके इसकी स्थापना होती है। यहां पर हम देखेंगे कि राणा कुंभा जो है वह सर्वप्रमुख शासक है।
राणा कुंभा क्या है, प्रमुख शासक रहे हैं, प्रमुख शासक रहे थे। राणा कुंभा का नाम बहुत इतिहास में अमर रहा है, प्रमुख शासक रहे हैं राणा कुंभा। इस वंश के सबसे पहले शासक थे जिसने इस वंश को एक तरह से शक्तिशाली बनाने की कोशिश की थी। इसने क्या किया, इसने डूंगरपुर है, इन्होंने डूंगरपुर राजस्थान में है, कोटा आदि क्षेत्रों की विजय की कोशिश की, क्षेत्रों के विजय की कोशिश की, जिसके कारण इसका संघर्ष किससे होता है, कोशिश की, जिसके कारण इनका संघर्ष किनके होता है, इनका संघर्ष मालवा के किससे हुआ, महमूद खिलजी से प्रारंभ। महमूद खिलजी को हम पढ़ चुके हैं, से प्रारंभ, क्योंकि वह भी इस क्षेत्र को जीतना चाहता है, इसलिए यहां पर इसका संघर्ष लगातार महमूद खिलजी से होता रहा। महमूद खिलजी लगातार इसका करता रहा। ठीक है, राणा का पहला बेटा विश्वजीत कहलाता था, उस समय नहीं था, ये नहीं है विश्वजीत जो है ना वह नहीं होगा। राणा प्रताप की मैं चर्चा कर रहा था, अकबर के समय राणा कुंभा नहीं था, राणा प्रताप यहां था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने इसे राठौर, इसे हम क्या देखते हैं, इसने या इसे मारवाड़ के राठौरों से भी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि मारवाड़ के या राठौरों के शासक, राठौर का एक शासक था, जो राठौर राजवंश है वहां विकसित होता है। जो राठौर का शासक है राव जोधा, उसने क्या कर लिया, शासक राव जोधा ने मारवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया। अब देखिए यहां से आप देखेंगे तो राठौर जो है मारवाड़ के और जो मेवाड़ के हैं राणा प्रताप सिंह वगैरह के वंश के, इसके बीच में सदैव शत्रुता बनी रही। जैसे आप मान सिंह का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है सुन लीजिए। मान सिंह की बहन से ही मानबाई है, उसी का विवाह मान सिंह के ही वंश से, जिसको हम जोधाबाई कहते हैं, हालांकि जोधाबाई की पहचान पर स्पष्टता नहीं है कि जोधाबाई कौन है, लेकिन हम जैसे जोधाबाई को अकबर से जोड़ते हैं, अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, वो असल में मानसिंह की बहन भी हुआ करती थी। और मानसिंह कौन है, राठौर वंश के हैं। राठौर वंश के कहाँ है, मारवाड़ का है, जिसको अभी जयपुर वगैरह कहते हैं, वहां का वो क्षेत्र होगा। वर्तमान में वह जोधपुर का था, यह जयपुर का क्षेत्र होगा। इससे लगातार इसकी शत्रुता चलती रही। यही कारण है कि पूरे इतिहास में देखेंगे, पूरे मध्यकालीन इतिहास में दोनों वंश हमेशा प्रतिद्वंदी बने रहे। राठौर और जो मेवाड़ के शासक थे, दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष आपको कल चलता ही रहा। ठीक है, इसने क्या किया, इसने ही चित्तौड़ का राणा कुंभा ने ही चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था, अभी भी फेमस है। कीर्ति स्तंभ बनवाया इन्होंने ही बनवाया था, ध्यान रखिए। अभी भी बहुत टिकाऊ है, अभी भी चूंकि पत्थर का बना हुआ है तो अभी भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अमित ठाकुर जी बहुत अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें कहानियां भी होती है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं इसमें आगे, हम क्या देखते हैं कि राणा कुंभा ने ही चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया। हालांकि इनका अंतिम दिन क्या रहा, हालांकि इनका अंतिम समय दुखदाई रहा। अंतिम समय दुखदाई रहा, क्यों रहा भैया, दुखदाई रहा क्योंकि इसके पुत्र उदा ने, उसके पुत्र उदा ने क्या किया, क्योंकि इसके पुत्र उधा ने क्या किया, पुत्र उदा, या हम कहीं कहीं लिखते हैं उधा लिखते हैं, उधा ने इसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली। उधा ने इनकी हत्या कर
हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली, सत्ता प्राप्त कर ली। इसके कारण यह इस राज्य में लंबे काल तक उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा, लंबे काल तक उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा। अब देखिए दुर्भाग्य क्या है, का संघर्ष चलता रहा। मैं लिखता हूं एक बार, फिर मैं बताता हूं। चलता रहा, एक महान शासक है, लेकिन बेटे के आगे क्या होता है, हार जाता है। अब बेटा ऐसा कुसंस्कारी बन जाए कि अपने ही पिता की हत्या करके शासन प्राप्त करना चाहे, तो भला पुत्र लेकर के लोग करेगा क्या। एक और पुत्र था इसी नाम से, अजात शत्रु भी महान शासक था प्राचीन भारत में, उसके भी पुत्र का नाम उदयीन यानी उदा ही था, और इसके पुत्र का भी नाम उदा है। यानी उदा जो नाम है बड़ा खतरनाक रहा है। दोनों बेटे ने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो राणा कुंभा का अंत बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि इसके पुत्र ने ही यहां पर विद्रोह कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि यहां पर एक महत्वपूर्ण शासक बैठता है जिसका नाम है राणा सांगा, यानी राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा, इसको हम कहते हैं राणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह है, और ये बैठते हैं 1508 ईस्वी में। 1508 से लेकर के 1528 ईस्वी तक रहते हैं, क्योंकि इसी पर हम देखेंगे राणा संग्राम सिंह के साथ ही बाबर का युद्ध होता है। बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा संग्राम सिंह को पराजित कर दिया था। लेकिन यह एक बहुत शक्तिशाली शासक था, चूंकि उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। बहुत दिनों के बाद हम देखते हैं कि राणा सांगा सत्ता प्राप्त करने में सफल होते हैं। यह क्या था, यह शक्तिशाली शासक था, यह शक्तिशाली शासक था, यह शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया था, शासक था। इसने घटोली की लड़ाई, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा नाम, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता हूं। इसने क्या किया था, ये बेहद शक्तिशाली शासक था, और एक तरह से इसने घटोली की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसने चंदेरी पर भी हमला कर इसने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को भी पराजित किया था। जिसका आप नाम लिख रहे हैं, सबका इतिहास में नाम है। ये आपको कहीं ना कहीं फिर से इसको पढ़ना ही पड़ेगा। घटोली की लड़ाई हमें पढ़नी होती है, जब हम इब्राहिम लोदी को पढ़ेंगे तो घटोली की लड़ाई पढ़नी पड़ेगी। यहां पर मैंने पहले इंफॉर्मेशन दे दिया है। जैसे आप चंदेरी को पढ़ेंगे, खास करके अकबर के शासनकाल में, यहां पर आपको मेदिनी राय की चर्चा सुननी ही पड़ेगी। हमने क्या देखा, चंदेरी पर भी इसने अधिकार कर लिया था। इसी मध्य हम क्या देखते हैं कि इसी मध्य उत्तर भारत में जब यह संघर्ष चल रहा था, उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में जब यह संघर्ष चल रहा था, तो क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो उसी काल में बाबर भारत विजय की तैयारी कर रहा था। इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। तैयारी कर रहा था। ये क्षेत्रीय राज्य हमने क्या देखा, यहां पर चित्तौड़ का राज्य है, जो मेवाड़ का राज्य है, उसका उत्थान कैसे हुआ, इसके शासक कौन कौन थे, राणा सांगा है, राणा कुंभा है। हो सकता है कि आपको कालक्रम भी निर्धारित करने के लिए पूछा जाए, दूसरी घटनाओं से जोड़ करके भी पूछा जा सकता है। तो कुछ बातें हमें जो इंसिडेंट होते हैं उसका क्रम हमें देखना होता है। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इस प्रकार से, ये क्रम ही स्थापित करने की पढ़ाई है। अगर हम 2-4 बार पीडीएफ को पढ़ते हैं तो यह याद हो जाएगा कि पहले कौन था, बाद में कौन था। जैसे अभी आपने तुरंत सुना कि पहले राणा सांगा शासक बने थे या पहले राणा कुंभा शासक बने थे। अगर आपको याद हो जाए तो
स्वाभाविक है कि हम कह देंगे कि पहले राणा कुंभा शासक बने थे। ये क्रम जब दिमाग में स्थापित होता है तो घटनाओं का संग्रह करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। घटनाएं अपने आप रिकॉल होती चली जाती है और फिर हमें समझ बनाने की जरूरत होती है। समझ बनेंगे फिर इतिहास अपने आप आपको याद हो जाएगा। इतिहास को पढ़ने में बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यह दैनिक जीवन से ही जुड़ी हुई बात है। इसका नाम राणा सांगा है। राणा सांगा यानी राणा संग्राम सिंह है। उसका नाम राणा कुंभा था। कहीं मैंने सांगा तो नहीं लिख दिया, वहां पर राणा कुंभा लिखा था ना। इसका नाम राणा कुंभा था। कहीं राणा सांगा तो नहीं लिख दिया, कहीं हो सकता है कि मैं लिखने के क्रम में, नहीं, राणा कुंभा ही मैंने लिखा है। तो राणा कुंभा, जिसका नाम पूरा कहे तो कुंभकर्ण नाम होगा। राणा कुंभा का पूरा नाम क्या होगा? राणा कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण का नाम तो आप जानते हैं बड़ा फेमस रहा है, रावण का भाई हुआ करता था। और कुंभकर्ण का जीवन बड़ा बढ़िया, बेचारा बड़ा पढ़ने लिखने में होशियार था। एक बार ब्रह्मा की उपासना करने लगा। राणा नहीं बल्कि वो कुंभकर्ण जो था बड़ा होशियार था, चूंकि बैल बुद्धि टाइप का था। उसको खाली हमेशा ठूसना आता था, खाली खाना आता था। अब क्या करे, सोचा कि ब्रह्मा को ही मना लेते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत मान जाते थे। ब्रह्मा जी की उपासना थोड़ी कम होती है, तो ब्रह्मा जी की जो उपासना करता था सबसे वो खुश हो जाते थे। शिव शंकर और विष्णु सबसे चालाक थे, तो ये नहीं मानते हैं जल्दी, इनके लिए बहुत कठोर व्रत करना पड़ता है। ब्रह्मा जी को मनाना आसान था, इसलिए रावण वगैरह सबको देखिएगा कि पहला जो वरदान लेता है वो ब्रह्मा से ही जाके लेता है। तो चला गया, उसने कहा मुझे इंद्रासन चाहिए। तब देवता सब, इंद्र भैया सब बड़े डरे कि भाई अगर कुंभकर्ण जाके इंद्रासन ले लेगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सरस्वती माता की कृपा से उसके जिह्वा पर सवार हुए, उनसे गलत यानी टंग, स्लिप ऑफ टंग जिसको करवा दिया, उसको इंद्रासन के जगह निंद्रासन दिलवा दिया। यानी वो हमेशा सोया रहता था, 6 महीने सोया ही रहता था, फिर खाता था, फिर सोता था। तो जो ठूस ठूस के भोजन करता है उसको नींद भी बहुत अधिक आती है। आप यह भी एक मॉरल वहां से सीख सकते हैं, खाना थोड़ा सा आधे पेट ही खाना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो जाएगी। तो यहाँ राणा कुंभा उसी से है, कुंभकर्ण उनका पूरा नाम होगा, लेकिन राणा कुंभा के नाम से यह फेमस रहा है। राणा उपाधि सबकी हो गई, ठीक है, राणा उपाधि सबकी हो गई। फिर हम देखते हैं इसके बाद एक राजवंश आता है, और वह राजवंश आता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। इसका नाम है सरकी राजवंश। सरकी राजवंश कहां स्थापित होता है? जौनपुर में। हालांकि इसकी चर्चा हमें और भी करनी होगी, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उससे कहीं अधिक शासकों की चर्चा हमें करनी होगी। लेकिन एक नॉर्मल तौर पर समझ रहे हैं कि सरकी राजवंश की कब स्थापना हुई और कब यह राजवंश समाप्त भी हो गया, क्योंकि कुछ 100 साल ही यह चल पाता है। इसकी स्थापना तब होती है, इसकी स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर ने की थी, जो दिल्ली सुल्तानों के या तुगलक वंश के अधीन एक प्रमुख अमीर था। जो तुगलक वंश के अधीन एक प्रमुख अमीर था, अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी था, एक शक्तिशाली अधिकारी था। इसने यहां पर इसकी स्थापना की थी मलिक सरवर को। मलिक सरवर को इस क्षेत्र का, मलिक सरवर को क्या किया था? सरवर को इस क्षेत्र का प्रशासक किसने नियुक्त किया था? प्रशासक फिरोज तुगलक ने बनाया। तुगलक ने बनाया था और उपाधि दी थी। बनाया था, उपाधि इसको क्या दी थी? उपाधि इसको दी थी मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी, यानी पूरब का मालिक की उपाधि दी थी। इसकी उपाधि जो थी मलिक उस सर्क था, इसलिए इनको सर्क के नाम से ही शर्की वंश कहलाता है। मलिक सरवर इसका मूल था और इसको उपाधि मिली थी मलिक उस सर्क। शर्क मतलब होता है, मलिक उस सर्क मतलब पूरब का मालिक हो जाएगा, इसलिए इसी राजवंश को हम सरकी राजवंश कहते हैं, क्योंकि यहां पर इसने धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र करता चला गया और अपने प्रभाव को विस्तारित करता चला गया। सरकी वंश के शासकों ने बहुत दिनों तक तो शासन नहीं किया। यह वंश
अधिक दिनों तक तो नहीं चला, दिनों तक तो नहीं चला, नहीं चला, क्योंकि आगे आगे दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के उद्भव के पश्चात, लोदी वंश के उद्भव के पश्चात बहलोल लोदी ने, के पश्चात बहलोल लोदी, इसका संस्थापक था बहलोल लोदी ने 1498 में, 1484 रखेंगे, गलत डेट आ जाएगा, 1484 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, बहुत दिन यह वंश नहीं चलता है। हालांकि इसकी विशेषता क्या रही उसको जरा देख लेते हैं। यह वंश अधिक दिनों तक तो नहीं चला, क्योंकि आगे दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के उद्भव के पश्चात बहलोल लोदी ने 1484 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, 1484 में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर की विशेषता क्या रही, जौनपुर के सरकी शासन की विशेषता क्या रही, सरकी शासन की विशेषता क्या रही, जरा इसको देख लेते हैं। यह विशेषता रही कि यहां स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ, यहां स्थापत्य की नई शैली का विकास हुआ, नई शैली का विकास हुआ, जिसको हम सरकी शैली कहते हैं, विकास हुआ जिसे सरकी शैली कहा जाता है, शैली कहा गया है, जिसे सरकी शैली कहा गया है, ठीक है। चूंकि इस काल में या सरकी राजवंश के अधीन, सरकी राजवंश के अधीन जौनपुर ने इतनी सांस्कृतिक प्रगति प्रदान की, जौनपुर ने इतनी सांस्कृतिक प्रगति की कि इसको क्या कहा जाने लगा, सांस्कृतिक प्रगति की कि इसे पूरब का सिराज कहा जाने लगा। पूरब का सिराज किसको कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं, जौनपुर को हम क्या कहते हैं, पूरब का सिराज कहते हैं। इसे क्या कहा जाने लगा, पूरब का सिराज कहा जाने लगा। मध्य एशिया में सिराज क्षेत्र है जो सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है। जैसे मध्य एशिया में सिराज हुआ तो पूर्वी क्षेत्र में, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसका सिराज कहा जाने लगा जौनपुर को। यहां पर स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ। नई शैली में देखेंगे, अगर आप लोग कभी जौनपुर गए होंगे या जौनपुर के आसपास के होंगे, वहां पर देखेंगे अटाला देवी का मस्जिद है, वहां पर देखेंगे जौनपुर फोर्ट तो खैर मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, लेकिन अटाला देवी के मस्जिद को देखेंगे या कुछ और स्थापत्य को देखेंगे तो आपको एक नई ही विशेषता दिखाई देगी। उस फोर्ट का जो दरवाजा है वैसा कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देता है, जैसा कि आप जौनपुर के स्थापत्य में देखते हैं। अगर आप आसपास में हैं जरूर जौनपुर एक बार जाइएगा, कुछ स्थापत्य आपको अच्छा लगेगा। जैसे एक स्थापत्य जो मैंने देखा था, एक बार जाना हुआ था, ये वाला जो स्थापत्य है, इस प्रकार के गेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल ऐसा जौनपुर में ही मिलेगा। किसी भी किले का गेट इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से इतना ऊंचा खड़ा नहीं होता है। सबका गेट देखेंगे किले से बराबर ही होता है। किले के बाहर निकला हुआ गेट आप एकमात्र जगह देखेंगे जौनपुर में ही बना हुआ है। तो बड़ा अच्छा किला वहां पर बना हुआ है, बहुत अच्छा स्थापत्य है, और ऐसी स्थापत्य विशेषता कहीं और नहीं दिखाई देगी। जैसे देखेंगे किले का ये जो है ना, यहाँ पर आप जो चलने का रास्ता इस पर बना हुआ है वह एकदम बरामदा बनाया गया, यानी किले के ऊपर भी आप चल रहे होंगे दीवारों के ऊपर तो लगेगा कि बरामदे में चल रहे हैं। ये सब विशेषता और कहीं नहीं मिलती है। गोमती नदी के किनारे, जहां तक मुझे याद है, गोमती नदी के किनारे यह स्थापित है। तो यहाँ पर जौनपुर को हम क्या कहने लग जाते हैं, पूरब का सिराज कहने लगते हैं, क्योंकि यह बहुत ही फेमस रहा है। कला स्थापत्य को यहाँ पर बहुत अधिक हम प्रश्रय देते हैं। जैसे पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की चर्चा अभी हमने पद्मावती के संदर्भ में की थी। पद्मावत
अखरावट के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी कहां के थे? मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के ही निवासी थे, जौनपुर के ही निवासी थे। यहीं पर इन्हें संरक्षण मिला था, जिन्हें पद्मावत की रचना की थी, जो राणा रतन सिंह है, पद्मनी था उनके नाम पर। पद्मनी की कहानी हम पद्मावत से ही देखते हैं, मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक तरह से यह भी एक बहुत ही ऐसा अकबर के दरगाह में नहीं है, आप लोग उतना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, स्थापत्य का उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अकबर का गेट जो सिकंदरा में है वो अलग बना है, मैंने तो विजिट किया है अच्छे से। मैंने एक तरह से खास करके उत्तर दक्षिण या कश्मीर तक को देखेंगे, साउथ में तो उतना स्थापत्य है नहीं, लेकिन मैंने लगभग सभी स्थापत्य को अपनी नज़रों से देखा है। इसलिए मुझे अधिक कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि मैंने इतिहास की नज़रों से सभी स्थापत्य को अच्छे से देखा, बहुत गौर से देखा। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ा अच्छा लगता है ऐसे स्थापत्य में घूमना, चाहे वो हिंदू स्थापत्य हो चाहे मुस्लिम स्थापत्य हो, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि इतिहास के छात्र होने के नाते आपको भी अच्छा लगेगा। एक लोगों से बात हो रही थी, उसको लगा क्या जाए, क्या मकबरा है, कुछ वहाँ जो इतिहास नहीं जानता है उसको तो वहाँ कुछ भी पता नहीं चलेगा। इवन आप ताजमहल घूम के आ जाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ताजमहल में असल क्या क्या बातें छुपी हुई है, अगर हम स्थापत्य संरचना नहीं जानते हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं तो। ये था आपका जौनपुर का क्षेत्र, जहां पर कि हम ऐसे देखते हैं, ऐसे क्षेत्र का विकास होता है। फिर है एक तरह से हम जौनपुर को देखते हैं। फिर एक जो इसका लास्ट भाग हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा आपका, एक यहां पर हम जोड़ सकते हैं और कश्मीर का क्षेत्र, लेकिन हम आज नहीं करेंगे, कल इसको लेके चलेंगे। कल सुबह मेरी क्लास होगी, कल की क्लास सुबह ही होनी है, क्लास सुबह होगी, सुबह 8 बजे ही होगी जैसे होती थी। कल हम लोग इसको लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। कल की सुबह 8 बजे क्लास लेंगे, और मुझे लगता है कि कल ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाना चाहिए। फिर हम लोग संघर्ष दूसरे वाले भाग में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे कोर्स हमारा आगे बढ़ते जा रहा है। जिस दिन 2 घंटे की क्लास ले पाएंगे उस दिन और अच्छे से कोर्स बढ़ पाएगा, और अच्छे से कोर्स हम आगे बढ़ा पाएंगे। ग्वालियर में भी मकबरा है, ग्वालियर का किला भी बहुत फेमस है शिवांगी, ग्वालियर का किला भी बड़ा फेमस है। अगर वहाँ देखेंगे ग्वालियर का जो सिंधिया का है वह भी बड़ा मज़ेदार है। मतलब जो आधुनिक है राजपूत शासक, जैसे आप राजस्थान में देखेंगे, जयपुर के आसपास देखेंगे, आमेर वगैरह में देखेंगे, वो सब भी बड़ा बढ़िया बना है। एक बार मैं यहाँ पर अलवर में जा रहा था, रिमोट एरिया है, अलवर से दिल्ली कोई अलवर नहीं जाएगा, लेकिन समय एक होता था, जब समय होता था तो कहीं भी घूमने निकल जाते थे। भरतपुर वगैरह जहाँ पर आप बर्ड सेंचुरी वगैरह देखते हैं, उसको देखने के लिए जाना था, तो अलवर का मैंने किला देखा जो बहुत ही उपेक्षित है, मतलब बहुत रख रखाव नहीं है, लेकिन वह किला भी मुझे अच्छा लगा, यद्यपि वह गिरने की कगार पर है। तो बहुत सारी जगह है, कभी मौका लगे जरूर आप, मौका लगे निकल जाइए, मौका लगे निकल जाइए। जीवन में सभी अनुभव हमें प्राप्त करने की आवश्यकता होती ही होती है। तो लेंगे यहाँ पर विश्राम, द एंड करेंगे और सुबह मिलेंगे फिर इस क्लास के साथ, जहाँ कश्मीर की चर्चा करेंगे और दिल्ली सल्तनत की थोड़ी सी चर्चा करते हुए क्लास को कल समाप्त कर देंगे। क्लास ये हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, वह संभव नहीं है गोरक्षनाथ पांडे जी, आपके हिसाब से अगर चलने लगेंगे तब तो सब हिसाब से दौड़ने लगेंगे ना, सभी बच्चों के हिसाब से। तो जो निर्धारित किया जाता है कोचिंग के द्वारा उसी को लेंगे ना। एक चैप्टर एक दिन लेंगे तो 6 घंटे में एक चैप्टर होता है, यानी 6 घंटे एक दिन में पढ़ाते रहे। और दूसरा कोई खाम धाम है या नहीं, क्या बच्चे सभी तैयार होंगे कि आप तैयार होंगे? आपके बैच में जितने बच्चे जुड़े हैं सबकी अलग अलग मान्यता होती है। तो आपसे करवध प्रार्थना है कि बेकार का अनुरोध मत किया करिए, उससे थोड़ा इरिटेशन होता है। चलिए इजाज़त दें, बाय एंड टेक केयर।